देखो अभी हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेल विथ फ्रीक्वेंसी। एक्सेल को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या फॉर्मूला होता है? एक्सेल इज इक्वल टू, हमने डिराइव किया ओमेगा एल। यहां पर ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एल को कहते हैं इंडक्टेंस। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी? 2 पाई एफ, और यहाँ एल हो गया। ओमेगा को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो कैसे ये फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सेल वेरी करता है। एक बात और याद रखना है, एक्सेल जो है वो क्या है? ऑपोजिशन है, करंट के फ्लो को रोकता है। जैसे रेजिस्टेंस क्या था? करंट के फ्लो को रोक रहा था। इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में जो आया है वो एक्सेल आया और एक्सी आया। इंडक्टर के केस में एक्सेल आया है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसका भी यूनिट क्या होता है? ओम होता है, मैंने आपको डेरिवेशन में बताया था। तो हम जब फॉर्मूला देख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? फ्रीक्वेंसी, ये तीनों चीज तो कांस्टेंट है, 2 पाई और एल। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक्सएल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ का है। तो हमने ऐसा लिख दिया। सिंस एसी के लिए फ्रीक्वेंसी तो जीरो नहीं होता है, लेकिन डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जीरो होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी जीरो हो गया तो एक्सएल क्या हो जाएगा? ये जीरो से मल्टीप्लाई पूरी टर्म हो गई, एक्सएल भी जीरो हो गया। और एक्सएल अगर जीरो हो गया मतलब ओपोजिशन क्या हो गया? करंट के फ्लो को, वो भी जीरो हो गया। और करंट के फ्लो को ओपोजिशन हो गया, ओपोजिशन जीरो हो गया मतलब करंट अगर फ्लो करना चाहता है इंडक्टर से यहां से, तो इसमें ओपोजिशन, इंडक्टर तो ऐसा होता है, ये तो कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर कॉइल ऐसा होता है। तो अगर आप इसे एसी करंट भी पास करा सकते हो और डीसी करंट भी पास करा सकते हो। तो जब आप डीसी करंट इससे पास कराओगे तो यहां पर कोई ऑपोजिशन नहीं क्रिएट होगा, मींस मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। लेकिन अगर आप एसी करंट इंडक्टर से फ्लो कराओगे तो उसमें मैक्सिमम ऑपोजिशन क्रिएट होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इंडिया में, फ्रीक्वेंसी जो होता है कितना होता है इंडिया में? एसी सोर्स का फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करेगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे? एक्सेल एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है तो एक्सेल है। यहां पर फ्रीक्वेंसी जीरो होता है, डीसी के लिए चेंज नहीं होती ना, प्लस माइनस नहीं होती है। डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जीरो होती है, याद रखना ये चीज। तो एक्सेल भी क्या होगी? जीरो, ऑपोजिशन जीरो। इसलिए ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है। इंडक्टर अलाउ डीसी टू फ्लो, क्योंकि ऑपोजिशन जीरो है। अलाउ कब करेगा? जब ऑपोजिशन जीरो हो। और मान लो ऑपोजिशन है तो अलाउ नहीं कर रहा ना, और मान लो ऑपोजिशन है ही नहीं तो अलाउ करेगा। ऑपोजिशन किस में नहीं रहता है? डीसी के केस में। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स क्वेश्चन इससे आएगा। कभी कभी ग्राफ भी बनाने आ सकता है। तो आप देखो एक्सेल और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, सिंगल स्लोप स्ट्रेट लाइन होगा। और इंडक्टर किसको अपोज करता है? फ्लो ऑफ एसी को। देख लो, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, अलग अलग कंट्री में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा ऑपोजिशन क्रिएट होगी। एक्सेल का मतलब होता है ऑपोजिशन। ये तो हो गई बात इंडक्टिव सर्किट के लिए। बात करते हैं कैपेसिटिव सर्किट के लिए। तो कैपेसिटिव सर्किट में हम एक्सी देखे थे। कैपेसिटिव सर्किट कैसा था? प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इस तरह से था, हमने डेरिवेशन अभी किया था थोड़ी देर पहले, है कि नहीं? तो एक्सी का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये भी एक तरह का ऑपोजिशन है टू द फ्लो ऑफ करंट। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। याद रखना, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? XC इज इक्वल टू, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। ओमेगा का मतलब क्या होता है? 2 पाई एफ, और सी क्या है? कैपेसिटेंस। इस प्लेट का एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं, यहां लिख दिए। तो हम क्या देख रहे हैं? ये तीनों, ये तो कांस्टेंट है कैपेसिटेंस और 2 पाई। तो XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। एसी के केस में फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करता है, लेकिन डीसी के केस में फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो फ्रीक्वेंसी जीरो हो गया, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो इज व्हाट? इंफिनिटी। तो ऑपोजिशन क्या हो गया? एक्सी का, एक्सी है क्या? एक्सी को कहते हैं करंट का ऑपोजिशन इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट। एक्सएल को क्या कहते थे? करंट का ऑपोजिशन इन केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट। और आर को क्या कहते हैं? करंट का ऑपोजिशन इन केस ऑफ रेजिस्टिव सर्किट। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका बताओ? एसी, एक्सी इंफिनिटी हो गया, मतलब ये किसको अलाउ नहीं करेगा? कैपेसिटर। कैपेसिटर डीसी करंट को अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि एक्सी क्या हो जा रही है इसके लिए? देखो, डीसी के लिए एक्सी इंफिनिटी है, मतलब ऑपोजिशन मैक्सिमम है।
तो करंट बेचारा फ्लो नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑपोजिशन है, अपोज करेगा करंट के फ्लो को। इसलिए डीसी करंट 1 मार्क्स क्वेश्चन। डीसी करंट अगर हम कैपेसिटर को कनेक्ट कर देंगे तो कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा, मतलब कैपेसिटर से करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर एसी करंट फ्लो करेंगे तो ये अलाउ करेगा करंट के फ्लो को, और इस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, हम बताएंगे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, दोनों लाइन से 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा। कैपेसिटर अलाउ एसी टू फ्लो, एसी करंट को अलाउ करेगा लेकिन डीसी को अलाउ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0, 1/0 क्या होता है? इंफिनिटी। तो एक्सी की वैल्यू इंफिनिटी है, मैक्सिमम ओपोजिशन है, तो करंट का मैक्सिमम ओपोजिशन है, यानी फ्लो ही नहीं करने देगा। ग्राफ भी कभी कभी आता है एक्सी और एफ के बीच में, इन केस ऑफ एक्सी और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाने अगर आएगा तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कुछ इस तरह से था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे होता है, नोट कर सकते हो। अब बात करते हैं, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आरएल सर्किट से भी क्वेश्चन आया है, न्यूमेरिकल्स आता है, फेजर डायग्राम वगैरह बनाने नहीं आता है, ठीक है। मतलब एक ऐसा सर्किट है जिसमें रेजिस्टर है और इंडक्टर है। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस आर, इंडक्टर का इंडक्टेंस क्या होता है बताओ? इंडक्टर का इंडक्टेंस एल होता है, ठीक है। आपको पता है, आपने ये अप्लाई किया है, E = E0 sin ओमेगा टी, उसके कारण करंट यहां से फ्लो करेगा। करंट इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा। स्मॉल आई करंट मैंने लिखा है, कैपिटल आई भी लिख सकते हो, मैंने स्मॉल आई लिखा है। इंस्टेंटेनियस करंट है क्योंकि इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है। ये हमें एसी सोर्स से ऑब्टेन हुआ है, एसी जनरेटर से। ये करंट यहां से ऐसे जाएगा। अब देखो, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा? वोल्टेज डिवाइड होगा, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? I इंटू ऑपोजिशन R। इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? I इंटू, ये है ऑपोजिशन XL। XL को कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये क्या है? करंट का ऑपोजिशन है, फ्लो ऑफ करंट का ऑपोजिशन है। और आप फेजर डायग्राम, सिंपल डायग्राम ऐसा बना सकते हो, I और E सेम फेज में रहता है इन केस ऑफ रेजिस्टर। I क्या करता है? लैग करता है, पीछे रहता है ईएमएफ से इन केस ऑफ इंडक्टर। तो VL क्या होगा? I इंटू XL। वोल्टेज अक्रॉस, L का मतलब होता है वोल्टेज अक्रॉस, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, दैट इज I इंटू XL। और XL क्या है? करंट की ऑपोजिशन है। VR क्या है? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। तो वोल्टेज तो डिवाइड होता है सीरीज में, याद रखना, सीरीज में करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड होता है, ठीक है। तो हम मैक्सिमम करंट कैसे निकालेंगे? I0 इज इक्वल टू E0, E/R होता था, लेकिन यहां पर दो चीज है तो दोनों को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो √R² प्लस XL स्क्वायर। और XL का वैल्यू क्या होती है? ये होती है। और फेज एंगल, इसका भी न्यूमेरिकल में कभी कभी आया है, फेज एंगल कैसे निकालते हैं? XL/R। अगर कैपेसिटर रहता तो क्या लिखते? XC/R। इसका फेजर डायग्राम नहीं आया बनाने आज तक, आपके सिलेबस में नहीं है। आप बस जितना मैं पढ़ा रहा हूं इतना बोर्ड एग्जाम के लिए इनफ है। ये फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल बनाने आता है, ठीक है। अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ ये रहता, ये नहीं रहता, तो फॉर्मूला में क्या चेंज होता? ये टर्म एग्जिस्ट नहीं करता, और ये √² और ये दोनों कट करके क्या होता है? E/R। वही तो ओम्स लॉ है, I = V/R। V के जगह में आप E भी लिख सकते हो। EMF एक तरह का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यही चीज तो है। लेकिन जब ये भी एग्जिस्ट कर रहा है तो हमको ऐसे लिखना और ये फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल को बनाना है। अगर सर्किट में कैपेसिटर भी रहे और रेजिस्टर रहे, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? आप जानते हो I लीड करता है कैपेसिटर में E से। लीड कर रहा मतलब पहले बनाना, उसके पीछे कौन है? E। पहले ये है, उसके पीछे ये, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं। लीड कौन कर रहा है? करंट लीड कर रहा है। और ये दोनों सेम फेज में रहते हैं इन केस ऑफ रेजिस्टर, और कैपेसिटर में I लीड करता है ईएमएफ से। हमने ये अप्लाई किया, इंस्टेंटेनियस अप्लाई किया, इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो करेगा थ्रू आउट द सर्किट। आई सेम रहेगा सीरीज कनेक्शन में, इसमें भी आई जाएगा, इसमें भी आई जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस डिवाइड होगा, वोल्टेज अक्रॉस आर पता है, वोल्टेज अक्रॉस सी भी पता है,
आई नॉट अगर निकालना है तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर लिखेंगे। इस केस में क्या लिख रहे थे, एक्सएल स्क्वायर लिख रहे थे, यहाँ पर एक्सी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, है ना, एक्सी स्क्वायर लिखेंगे। और एक्सी का फॉर्मूला आपने डिराइव कर लिया है, एक तरह का करंट का ऑपोजिशन है इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, सी ओमेगा, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ ऑपोजिशन टू द करंट। और फाई जिसको बोलते हैं फेज एंगल, यहाँ पर फेज एंगल क्या होता है, एक्सी बाई आर, और इस केस में फेज एंगल क्या हो रहा था, एक्सएल बाई आर। ठीक है, इससे न्यूमेरिकली आया है, बस इसका फेजर डायग्राम बनाना नहीं आया, एलसीआर सर्किट का आया है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, आप नोट कर लो, इससे न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा।